गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। कक्षा 12 में आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं और वो है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी के संबंध में हम डिटेल में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें जानना है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में। बायोटेक्नोलॉजी जो एक हम ये कह सकते हैं एक सेगमेंट है, एक भाग है जिसे हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। तो देखिए, बायोटेक्नोलॉजी जो शब्द है वो दो वर्ड जिन प्लस बायो प्लस टेक्नोलॉजी, ठीक है, इन दोनों से मिलकर बना है। इसको तो हम जीव कहते हैं, ठीक है, या जैविक कहते हैं, और इसको हम तकनीकी कहते हैं या तकनीक कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इसको शॉर्ट में जैव तकनीकी कहना गलत नहीं होगा, इसको हम कह सकते हैं जैव तकनीकी। और जैव तकनीकी के संबंध में मानव को जानकारी प्राचीन काल से ही थी। तो तकरीबन 10,000 साल पहले जो हमारे पूर्वज थे, इन्होंने शराब, बियर, सिरका और ब्रेड का उत्पादन शुरू कर दिया था। किसके द्वारा? फर्मेंटेशन द्वारा। एक किण्वन की क्रिया होती है, तो इस किण्वन क्रिया द्वारा, जिसे हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं, ठीक है, तो इस फर्मेंटेशन द्वारा यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जीवों या सजीवों की क्रियाशीलता द्वारा इस तरह से बियर, ठीक है, सिरका, शराब, ब्रेड, इनका उत्पादन हमारे पूर्वजों ने शुरू कर दिया था। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी के अनुप्रयोगों का ज्ञान मानव को प्राचीन काल से ही था। इसे जैव तकनीकी भी कहते हैं। और हमारे पूर्वज 10,000 साल पहले इन्होंने किण्वन क्रिया द्वारा एक कोशिकीय सजीवों का प्रयोग कर, ठीक है, इनका उपयोग कर बियर, सिरका, शराब और ब्रेड जैसी मानव के लिए जो लाभदायक चीज़ें हैं उनका निर्माण शुरू कर दिया था। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग हमारे पूर्वज क्यों करते थे? वो अपनी ज़रूरतों की पूर्ति हेतु इसका उपयोग करते थे, या इसके अलावा कृषि योग्य पादपों की पहचान करने के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता था। इसी तरह से जंतुओं को पालकर उनसे अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी का कार्य प्रारंभ हो गया था। तो बायोटेक्नोलॉजी से, या हम जैव प्रौद्योगिकी इसे हम कह सकते हैं, जैव तकनीकी इसे हम कह सकते हैं, तो इससे हमारे पूर्वजों ने कृषि योग्य उत्पादों की पहचान की थी, कृषि योग्य फसलों की पहचान की थी, और जंतुओं को पालना शुरू कर दिया था। और जंतुओं से इन्होंने अपने संबंध, या हम ये कह सकते हैं कि अपने लाभ के लिए जो वस्तुएं प्राप्त की गई जंतुओं से, वो इसी बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से संभव हो पाई थी। तो अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग 10,000 साल पहले ही शुरू हो गया था। अब जैसे दूध का दही जमाना और अन्य जो पदार्थ है उनको प्राप्त करना, इसी तरह से संकरण द्वारा नई किस्मों की प्राप्ति और सूक्ष्म जीवों से प्रतिजैविक एंटीबॉडीज औषधियों का निर्माण, तो ये सब क्या है? ये बायोटेक्नोलॉजी के उदाहरण हैं। एक कोशिकीय सूक्ष्म जीवों से या सूक्ष्म जीवों से प्रतिजैविक औषधियों का निर्माण, जैसे पेनिसिलिन की खोज की गई थी। ठीक है, पेनिसिलिन जो है वो पेनिसिलियम से खोजा गया था, ठीक है, जो कि एक फंजाई है। तो पेनिसिलिन की खोज, इसी तरह से सैकेरोमाइसिस, इसकी खोज की गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है एक औषधि है, इसकी खोज की गई थी। तो ये सब किसके माध्यम से संभव हुआ? ये बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से ही संभव हुआ। दूध को जमाकर उससे दही को प्राप्त करना और अन्य पदार्थ जैसे कि पनीर बनाना, ठीक है, तो पनीर का निर्माण क्या है? एक बायोटेक्निकल मेथड है। और इसी तरह से संकरण द्वारा नई किस्मों की प्राप्ति करना, तो संकरण करवाए जाते हैं, इन विट्रो हाइब्रिड जो है उनका निर्माण किया जाता है।
और उससे आगे नई किस्मों की प्राप्ति की जाती है, और वो भी किसके माध्यम से संभव है, वो भी बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से संभव है। तो बायोटेक्नोलॉजी जिसे हम कह रहे हैं जैव तकनीकी, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बायोटेक्नोलॉजी वर्ड का प्रयोग जो है वो सबसे पहले कार्ल एरेकी ने किया था। किसने किया था? कार्ल एरेकी ने। कार्ल एरेकी जो है वो एक हंगरी का वैज्ञानिक था और इसने 1919 में बायोटेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन करने का काम कार्ल एरेकी ने किया था। और इसने कब किया था? ये एग्रीकल्चरल इंजीनियर था, कृषि अभियंता था ये। ठीक है, तो इन्होंने अपने प्रयोग जो हैं वो कृषि पादपों पर किए थे और बायोटेक्नोलॉजी शब्द की उत्पत्ति की थी। तो इसकी सामान्य परिभाषा अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की देखें तो क्या हो सकती है? तो बायोटेक्नोलॉजी को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि सूक्ष्म जीवों, एक कोशिकीय जंतुओं, पादपों, इनकी कोशिकाओं के घटकों व इसमें होने वाली जैव क्रियाओं का उपयोग। देखिए, इसकी परिभाषा जो है वो हम किस तरह से दे सकते हैं? ठीक है, देखिए कैसे दे सकते हैं कि सूक्ष्म जीवों यूनिसेलुलर जंतुओं, एक कोशिकीय जंतुओं, ठीक है, इसके अलावा पादपों और इनकी कोशिकीय घटनाओं, पादपों व इनके घटकों तथा सजीवों में होने वाली कोशिकीय घटनाओं का उपयोग। ठीक है, कोशिकीय घटनाओं का उपयोग मानव कल्याण हेतु उपयोगी पदार्थों का और उपयोग कर मानव उपयोग के लिए लाभदायक उत्पादों व पदार्थों का निर्माण या प्राप्ति करना बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। तो ये इसकी परिभाषा है। परिभाषा में हम बता सकते हैं कि सूक्ष्म जीवों, यूनिसेलुलर जंतुओं, पादपों व इनके घटकों, पादपों व सेल्स व इनके घटकों, कोशिकीय घटकों तथा सजीवों में होने वाली कोशिकीय घटनाओं से मतलब ये है कि जैसे रिप्रोडक्शन है वो क्या है? एक कोशिकीय घटना है। ठीक है, विभाजन है वो क्या है? एक कोशिकीय घटना है। विभेदन क्या है? वो भी एक कोशिकीय घटना है। एलोंगेशन, विवर्धन क्या है? वो भी एक कोशिकीय घटना है। तो इन कोशिकीय घटनाओं का उपयोग कर मानव उपयोग के लिए लाभदायक उत्पादों व पदार्थों का निर्माण या उनकी प्राप्ति करना क्या कहलाता है? जैव तकनीकी या जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है, जिसे हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब इसकी एक परिभाषा और भी दी गई थी, वो दी गई थी यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। ठीक है, ये एक संस्थान है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने इसकी क्या परिभाषा दी है कि बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, यानी ये बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में हम सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ते हैं, तथा इंजीनियरिंग तथा
इंजीनियरिंग के ज्ञान, ठीक है, इंजीनियरिंग के ज्ञान व तकनीकों का उपयोग कर, वह तकनीकों का उपयोग कर, ठीक है। कौन सी तकनीकों का उपयोग करते हैं? बायोटेक्नोलॉजी में जो टेक्निक होती है उनका, माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड, और जो अभियांत्रिकी है जिसे हम कहते हैं इंजीनियरिंग, इन तकनीकों का उपयोग कर सूक्ष्म जीवों, इसके अलावा संवर्धित ऊतकों, कोशिकाओं व कोशिकाओं में इनकी क्षमताओं का लाभ उठाने का विज्ञान क्या कहलाता है? बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। तो सूक्ष्म जीवों व संवर्धित ऊतकों, सूक्ष्म जीवों व संवर्धित ऊतकों, ठीक है। इसके अलावा और क्या है? ऊतकों के साथ साथ कोशिकाओं व इनके कोशिकांगों में, कोशिकाओं व इनके कोशिकांगों, ठीक है, इनके कोशिकांगों की क्षमता का लाभ उठाने का विज्ञान क्या कहलाता है? जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है, ठीक है। ये इसकी परिभाषा यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने दी है। देखिए परिभाषा दो आपके सामने हैं, इन दोनों ही परिभाषाओं में से एक आप याद रख लेते हो तो परिभाषा पूछी जा सकती है। बायोटेक्नोलॉजी की परिभाषा क्या है? पहली परिभाषा में हम क्या कह रहे हैं कि सूक्ष्म जीवों, एक कोशिकीय जंतुओं, पादपों व कोशिकाओं तथा इनके कोशिकीय घटकों और सजीवों में होने वाली कोशिकीय घटनाओं का उपयोग किया जाता है और इनका उपयोग करके मानव उपयोग के लिए लाभदायक उत्पादों का निर्माण किया जाता है। और इस प्रकार का जो मेथड है, इस प्रकार की जो विधि है, उसको हम क्या कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या कहता है? ये कहता है कि ये विज्ञान या ये शाखा बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और इंजीनियरिंग के ज्ञान व तकनीकों का उपयोग, यानी इस टेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है? इन तीनों ब्रांचेस की ज्ञान और तकनीकों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और फिर इनका उपयोग करके किया क्या जाएगा? सूक्ष्म जीवों व संवर्धित ऊतकों, कोशिकाओं व इनके कोशिकाओं की क्षमता का लाभ उठाया जाता है, ठीक है। और इस प्रकार का विज्ञान जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। यानी सूक्ष्म जीव, संवर्धित ऊतक, कोशिकाओं व इनके कोशिकीय क्षमता का लाभ इन ब्रांचेस में उपलब्ध टेक्निक के माध्यम से मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उठाता है। जिसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति से मतलब यही है कि नए नए उत्पादों का निर्माण करता है, जिससे कि मानव जीवन सुगम और आसान हो जाए, ठीक है। खाद्य पदार्थों का निर्माण होता है, ठीक है। नई जातियों की उत्पत्ति होती है, कृषि के लिए नई फसलों या जीनी फसलों की उत्पत्ति होती है, जिससे उत्पादक क्षमता को बढ़ाया जाता है, ठीक है। और पादपों और जंतुओं में आनुवंशिकी सुधार किए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब किससे किए जाते हैं? ये सब कार्य बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और इंजीनियरिंग के माध्यम से संपन्न करवाए जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब देखिए विद्यार्थी क्या करते हैं कि ये सोचते हैं कि हमारी किताब में इससे संबंधित इसका इतिहास दिया हुआ है और इतिहास क्या है, हमें बस रट्टा मारना है। इतिहास क्या है? इतिहास तो हम 1 मिनट में पढ़ लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है विद्यार्थियों। जो भी बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित इतिहास है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं और विद्यार्थी इसको बहुत हल्के में ले लेता है, यानी ये सोचता है कि ये तो हम अपने आप ही कर लेंगे। लेकिन मैं आपको आज पहले हिस्ट्री ही बताने जा रहा हूँ
देखिए शराब और बियर बनाने, इसकी हिस्ट्री देखें हम बायोटेक्नोलॉजी की तो क्या है। तो देखिए 6000 साल पहले यानी 6000 ईस्वी पूर्व, 6000 ईस्वी पूर्व जो है वो बियर बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाने लगा था। यानी शराब व बियर बनाने में ईस्ट का उपयोग, ठीक है, किया जाने लगा था। ईस्ट क्या है? ईस्ट एक कवक है, ठीक है, सैकेरोमाइसीज वर्ग का सदस्य है ईस्ट। तो इससे शराब और बियर आज से 6000 साल पहले ही बनानी शुरू कर दी थी हमारे पूर्वजों ने। और लगभग 4000 साल पहले यानी 4000 ईस्वी पूर्व, ठीक है, 4000 ये तो हो गए 6000 और ये कितने हो गए? ये हो गए 6 और 2 8000, क्योंकि 2020 चल रहा है तो 2000 साल तो यही हो गए ईस्वी बाद के, ठीक है। ये ईस्वी पूर्व की बात कर रहा है तो 6000 साल उससे पहले के हो गए, 2000 साल या 2020 साल ये हो गए तो 6008, ये 6000 और 2 8000 हो गई, और इसी तरह से ये 6000 हो गए। तो 4000 साल पहले जो डबल रोटी और फलों के रस होते हैं, जो डबल रोटी है वह फलों के रस का प्रयोग कर क्या बनाना शुरू कर दिया था? पेय पदार्थ बनाने शुरू कर दिए थे। पेय पदार्थ, पेय पदार्थ से मतलब यही है बियर, सिरका, ठीक है, और इसके अलावा शराब जो है वो भी बनाई जाने लगी थी। तो एल्कोहलिक पेय पदार्थों का निर्माण फर्मेंटेशन क्रिया द्वारा, कौन सी क्रिया द्वारा? फर्मेंटेशन क्रिया द्वारा, यानी किण्वन क्रिया द्वारा, ठीक है। किण्वन क्रिया को सब जानते हैं क्या होती है। जैसे दूध से दही जमना क्या है? किण्वन क्रिया है। इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो धीरे धीरे क्या कर देते हैं, जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है उनको सरल कार्बनिक पदार्थों में ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि डबल रोटी और फलों के रस का प्रयोग पेय पदार्थ बनाने में फर्मेंटेशन क्रिया द्वारा किया जाता था। और देखिए आज मार्केट में आप जो पेय पदार्थ हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक होती है, ठीक है, कोई सेब का रस है, कोई ऑरेंज का जूस है, तो वो सब क्या है? वो एक तरह से जैव तकनीकी का आधार ही है। वो आज संभव नहीं हो पाता अगर फर्मेंटेशन जैसी क्रिया नहीं होती। इसके बाद देखिए 2000 साल पहले यानी 2000 ईस्वी पूर्व यानी लगभग 4000, अब से 4000 साल पहले पनीर का उत्पादन शुरू हो गया था, ठीक है। पनीर बनाना शुरू कर दिया था, पनीर का उत्पादन शुरू हुआ, ठीक है, यानी पनीर बनाना शुरू हुआ कहाँ? ग्रीस में, ठीक है, ग्रीस में शुरू हो गया था। एक यूरोपियन कंट्री है, तो यहाँ पर इसका निर्माण शुरू हुआ। और 1150 ईस्वी पूर्व यानी कि आज से लगभग 3000 साल पहले एथेनॉल का उत्पादन शुरू हो गया था। एथेनॉल का उत्पादन शुरू हो गया था, ठीक है, C2H5OH एथेनॉल होता है। इसके बाद देखिए बाद का जो टाइम पीरियड था यानी 1150 ईस्वी पूर्व से लेकर यानी 1000 साल वो छोड़ दिया जाए और बाद में 1500 साल वो छोड़ दिया जाए, यानी 2500 साल तक जो है वो एक तरह से अंधकार युग में माना जाता है। अंधकार युग उसे हम कह सकते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में कोई नई प्रगति हमें देखने को नहीं मिली। लेकिन विज्ञान की असली प्रगति कहाँ से शुरू होती है? विज्ञान की असली प्रगति शुरू होती है 15वीं 16वीं शताब्दी में, ठीक है, खासकर 16वीं शताब्दी में। कब? 1653 में। कब? 1653 में, 63 है ये, सॉरी 1663 में, ठीक है, 1663 से लेकर 75 यानी कि ये जो टाइम पीरियड है जिसमें 10 से 12 साल आते हैं, इस दौरान दो वैज्ञानिक, एक का तो नाम है रॉबर्ट हुक, ठीक है, और दूसरे का नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक,
ठीक है। ये दो वैज्ञानिक हुए थे, क्लियर। माइक्रोस्कोपी की खोज किसने की थी? माइक्रोस्कोप जो है सूक्ष्मदर्शी, इसकी खोज एंटनी वॉन लीeuwenhoek को जाता है, इसका श्रेय, इसकी खोज का श्रेय, ठीक है। और रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? कोशिका की खोज की थी। कौन सी कोशिका? मृत कोशिका की खोज की थी, ठीक है। मृत कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। बोतल के कार्क में इसने कोशिका जैसी एक संरचना को देखा था और फिर कोशिका की इसने खोज की थी। तो मृत कोशिका की खोज का श्रेय किसे जाता है? रॉबर्ट हुक को जाता है। जबकि एंटनी वॉन लीeuwenhoek ने क्या किया? जीवित कोशिका की खोज की थी, ठीक है। जीवित सेल की खोज किसने की थी? एंटनी वॉन लीeuwenhoek ने की थी। एंटनी वॉन लीeuwenhoek को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो प्रोटोप्लाज्मा और जीवाणु कोशिका की खोज बैक्टीरियोलॉजी का जनक भी कहते हैं वैसे तो इसे। तो बैक्टीरिया व प्रोटोप्लाज्मा, इन दोनों कोशिकाओं की खोज किसने की थी? एंटनी वॉन लीeuwenhoek ने की थी, क्लियर। जबकि ये कोशिकाएं कैसी हैं? ये जीवित कोशिकाएं हैं। और मृत कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी। आगे देखते हैं। अब देखिए 1799 के आसपास या 1799 या 18वीं शताब्दी जब शुरू होने वाली थी, उस वक्त बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्वतंत्र रूप से किया गया था। बायोलॉजी शब्द जो है उसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया गया था, ठीक है। यानी वर्ल्ड वाइड इसको क्या किया गया था? बताया गया था। और किसने किया था? ये किया था 3 वैज्ञानिकों ने। एक का नाम है वुडेज, दूसरा है ट्रेविरेनस और तीसरा है लेमार्क। वैसे तो हम इन दोनों के बारे में ही जानते हैं, ठीक है, ट्रेविरेनस व लेमार्क। इन्होंने बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्वतंत्र रूप से किया था, परंतु इनके साथ एक और वैज्ञानिक भी था, वुडरेज। इसने भी इस शब्द का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया था, ठीक है। इसने तो किया 1799 के दौरान कार्य, इसने किया था 1800 के दौरान और इसने किया था 1802 के दौरान, ठीक है। इन तीनों वैज्ञानिकों ने बायोलॉजी शब्द का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया था। इसके बाद 1885 में, ठीक है, 1885 में थियोडोर एक वैज्ञानिक है, थियोडोर एसेरिच। इसने ई कोलाई की खोज की, ठीक है। ई कोलाई क्या है? एक बैक्टीरिया है जो हमारी आंत में पाया जाता है। इस ई कोलाई बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? थियोडोर एसेरिच ने की थी। और आपको याद रखना है कि ई कोलाई जो बैक्टीरिया है, इसको हम बायोटेक्नोलॉजी में साइटोजेनेटिक्स में पढ़ते हैं। जब हम बैक्टीरिया में लैंगिक जनन प्रक्रमों का अध्ययन करते हैं, वैसे तो सत्य लैंगिक जनन बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है, परंतु कुछ अन्य विधियां होती हैं जिससे न्यूक्लिक एसिड या डीएनए या आरएनए जो है वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ट्रांसफ़र होता है और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन की क्रिया होती है। तो हम पढ़ते भी हैं ट्रांसडक्शन, जिसे पारकर्मण कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन को रूपांतरण कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह से संयुग्मन, जो तीसरी प्रक्रिया क्या है वो है संयुग्मन। तो संयुग्मन, पारकर्मण और ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण, इन तीनों विधियों द्वारा जनन बैक्टीरिया में हम पढ़ते हैं। और इसके लिए हम एग्जाम्पल, जब हम अपने प्रयोग करते हैं या जब हम एग्जाम्पल देते हैं या पहले जो प्रयोग किए गए हैं वो सारे किस में किए गए हैं? ई कोलाई में किए गए हैं, ठीक है। तो
तो ई कोलाई जो है इसके अंदर एक प्लाज्मिड होता है, यानी कि इसका जो खुद का डीएनए है उससे इतर कोशिका में एक और डीएनए संरचना पाई जाती है जिसे हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, तो उस प्लाज्मिड के होने की वजह से इसको उत्तम दर्जे का माध्यम बनाया गया था अपने प्रयोगों के दौरान वैज्ञानिकों द्वारा, और इसका नाम ई कोलाई इसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। एस्चेरिच ई कोलाई, एस्चेरिया कोलाई इसको हम कहते हैं फुल फॉर्म में। तो इस थियोडोर एस्चेरिच के नाम पर ही ई कोलाई इसका नाम रखा गया था। इसके बाद 1886 में डब्ल्यू वाल्टेयर द्वारा, किसके द्वारा? डब्ल्यू वाल्टेयर द्वारा गुणसूत्र की खोज की गई थी। क्रोमोसोम की खोज किसके द्वारा की गई थी? डब्ल्यू वाल्टेयर द्वारा। किसके द्वारा? डब्ल्यू वाल्टेयर द्वारा। ये खोज, क्रोमोसोम की खोज के बाद तो जैसे कि इसमें प्रयोगों और अनुसंधानों की जैसे बारिश ही हो गई थी। बायोटेक्नोलॉजी में क्रोमोसोम की खोज के बाद जो है प्रयोग आसान हो गए थे। ठीक है, इसके बाद 1897 में 1897 में एडवर्ड बुकनर, ये एक वैज्ञानिक था एडवर्ड बुकनर। इस वैज्ञानिक ने क्या किया? कोशिका रहित सेल फ्री फर्मेंटेशन की खोज की। सेल फ्री फर्मेंटेशन यानी बिना कोशिका का क्या? फर्मेंटेशन, यानी जिसमें कोशिका का कोई रोल नहीं होता है। इस प्रकार के फर्मेंटेशन की खोज किसने की थी? एडवर्ड बुकनर ने की थी, और शर्करा का अल्कोहल में रूपांतरण बताया था, यानी ग्लूकोज या सुक्रोज का किस में रूपांतरण बताया था? अल्कोहल में। यानी जो शर्करा है उससे अल्कोहल का निर्माण विदाउट सेल मीडियम, यानी बिना कोशिकीय माध्यम से इसने बताया था। और एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम है जाइमेज, इसकी खोज भी किसने की थी? एडवर्ड बुकनर ने की थी। तो एंजाइमों की खोज का श्रेय किसको जाता है? एडवर्ड बुकनर को जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है आगे नंबर अगला, फिर आ जाइए 1915 में, 1915 में। 1915 में क्या हुआ? बैक्टीरियोफेज की खोज की गई थी। 1915 में बैक्टीरियोफेज क्या होता है? जीवाणु भक्षी होता है। जो जीवाणुओं का भक्षण करने का काम करता है उसे हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। फेज माने भक्षण होता है, बैक्टीरियो। तो इस तरह से इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? वार्ड द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? डब्ल्यू वार्ड द्वारा। डब्ल्यू वार्ड द्वारा खोजा गया। बायोटेक्नोलॉजी में बैक्टीरियोफेज का भी हम अध्ययन करते हैं जब हम बताते हैं लाइसिस की क्रिया कोशिकीय भित्ति में। ठीक है, यानी जब हम एक कोशिका से दूसरी कोशिका में डीएनए किस तरह से ट्रांसफ़र होकर वहाँ रूपांतरण क्रिया द्वारा खुद का डीएनए इंक्रीज करता है, उसको बढ़ाता है और अपने क्लोन बनाता है, तो ये सब हम पढ़ते हैं बैक्टीरियोफेज की सहायता से। तो बैक्टीरियोफेज का इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? डब्ल्यू वार्ड द्वारा की गई थी। और बायोटेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग मैंने आपको बताया था शुरू में ही, 1919 में बायोटेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? शब्द का प्रयोग कार्ल एरेकी द्वारा किया गया था। ठीक है, ये हंगरी का वैज्ञानिक था, हंगरी का साइंटिस्ट था ये। ठीक है, तो 1919 तक हम पहुंच चुके हैं और 1919 के बाद ही बायोटेक्नोलॉजी का एक दौर प्रारंभ होता है और उस दौर को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।